जिस हरियाणा की सियासत में कभी जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के लोग ही विपक्ष की भूमिका में आ जाते थे, आज वही हरियाणा क्या विपक्ष मुक्त होने जा रहा है? किसी भी प्रदेश की सियासत में सत्ता पक्ष से ज्यादा अहम भूमिका उस विपक्ष की होती है जो जनता की आवाज और प्रदेश के विकास का अहम केंद्र बनता है। वो विपक्ष ही होता है जो सरकार को उसकी गलतियों का आभास कराता है और एक कुशल नीति बनाने के लिए सरकार को विवश कर देता है। लेकिन क्या किसी प्रदेश में विपक्ष के बिना सियासत और सरकार की कल्पना की जा सकती है? शायद 2019 से पहले तो किसी भी राज्य की सियासत में इस तरह की कल्पना को आकार देना भी मुनासिब ना होता था। लेकिन अब हरियाणा में धीरे धीरे ये कल्पना आकार लेने लगी है और अब ये कल्पना प्रदेश की सियासत को चरितार्थ भी कर रही है। हरियाणा में पिछले 1 साल से विपक्ष की भूमिका बेहद ही कमजोर हो गई है, या यूं कहें कि विपक्ष धीरे धीरे खत्म होने लगा है। भले ही 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी हो, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में कांग्रेस की सियासत दिन ब दिन दम तोड़ती जा रही है। कांग्रेस की यही दम तोड़ती सियासत प्रदेश में विपक्ष की भूमिका को भी खत्म कर रही है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि कैसे हरियाणा विपक्ष मुक्त होने की कगार पर खड़ा है और क्यों विपक्षी नेताओं की भूमिका पिछले कुछ सालों से साल दर साल घटती जा रही है। आज से 25 साल पहले साल 2000 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में इनेलो ने 47 सीटें जीती और सरकार बना ली। इसी चुनाव में बीजेपी, जो इनेलो के साथ गठबंधन में थी, उससे महज 6 सीटें मिली और कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई। अब आप कहेंगे कि इस चुनाव का आज की सियासी परिस्थिति में आखिर क्या काम है? तो हम कहेंगे कि काम उस आत्मविश्वास का है जिसे तब कांग्रेस ने अपनी ताकत बनाया और आज यही आत्मविश्वास कांग्रेस की कमजोरी बन बैठा है। साल 2000 में जब कांग्रेस लगातार दूसरी बार विधानसभा का चुनाव हारी थी, तब कांग्रेस के नेताओं को ना तो निराशा का अंधकार घेर पाया था और ना ही उनकी आशाओं का सूरज अस्त हुआ था। कांग्रेस विपक्ष में रहकर जनता की आवाज बनी और जन जन के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। यही वजह है कि 2 चुनाव में बेहद खराब परफॉर्मेंस के बावजूद साल 2005 के चुनाव में कांग्रेस 67 सीटें जीतकर मजबूती से सरकार बनाने में सफल हो पाई। लेकिन साल 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का अति आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ और चुनाव में जब कांग्रेस हारी तो उसका यही आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हो गया। यहीं से हरियाणा में विपक्ष के क्षीण होने की शुरुआत भी हुई। मौजूदा परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि विपक्ष के नाम पर हरियाणा में कोई नेता तक नहीं है। जिस नेता विपक्ष के पास विधानसभा में सरकार से सवाल पूछने, विपक्ष के नेताओं का मत रखने और सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाने का अधिकार होता है, आज हरियाणा को 7-8 महीने बाद भी वो नेता विपक्ष नहीं मिल पाया। संविधान कहता है कि जिस विपक्षी पार्टी के पास विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक होंगे वही नेता विपक्ष तय करेगा। लेकिन हरियाणा में जिस कांग्रेस के कंधों पर यह जिम्मेदारी है, दुर्भाग्यवश वही कांग्रेस अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से खो चुकी है। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के आत्मविश्वास की गगरी खूब छलक रही थी। कांग्रेस के नेता अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने ये तक तय कर लिया था कि किस गांव में कितनी नौकरी दी जाएगी और किस नेता को कौन सा विभाग मिलेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता अपने उन विरोधियों की लिस्ट भी तैयार कर चुके थे जिन्हें वो सबक सिखाना चाहते थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई और उप मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर भी कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया था। लेकिन चुनाव से पहले ही जीत का जश्न और अति आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस नेताओं को चुनावी नतीजों ने ऐसी पटखनी दी कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के बावजूद अब तक विपक्ष की भूमिका में नहीं आ पाई है। यही वजह है कि लगातार प्रदेश को इतने लंबे इंतजार के बावजूद भी ना तो विपक्ष मिल पाया है और ना ही विपक्ष का नेता। हरियाणा में विपक्ष के खत्म होने के लिए सिर्फ कांग्रेस अकेली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। दरअसल बीजेपी के आत्मविश्वास और रणनीति ने हरियाणा में वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सोचिए, जो पार्टी साल 2000 के विधानसभा चुनाव में महज 6 सीटें जीती हो, फिर 2005 के विधानसभा चुनाव में 2 और 2009 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई हो, वही पार्टी 2014 में 47 सीटें जीतकर सरकार बना लेती है और ये पहली बार बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की हरियाणा में बनती है।
इससे भी बड़ी बात तो यह है कि 2019 और 2024 में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और उन्हें जीतने में भी सफल रही। 2019 के चुनाव में भले ही बीजेपी को जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का सहारा लेना पड़ा हो, लेकिन 2024 का चुनाव आते आते बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन इतनी मजबूत कर ली कि उसे जेजेपी जैसी किसी पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ी। लिहाजा 2024 के चुनाव में 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपने दम पर फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और विधायकों का आंकड़ा जो बीजेपी का 2014 में 47 था, 2024 में उससे एक बढ़कर 48 हो गया। बीजेपी की इस जीत से हरियाणा में विपक्ष का मनोबल और आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हुआ। लगातार 10 साल सत्ता के सुख से दूर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को जब फिर से हार मिली तो वो इतने निराश हुए कि आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि जिस कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी थी वो खुद ही आपसी लड़ाई में उलझ गई। विपक्षियों की यही आपसी लड़ाई बीजेपी की शक्ति बनी और विपक्ष कमजोर होता गया। प्रदेश में विपक्ष के खत्म होने की ये सिर्फ एक वजह नहीं है, इससे भी बड़ी एक और वजह है, वो है विपक्षी पार्टियों में नेताओं की कमी। साल 2014 के बाद से इनेलो हो या फिर कांग्रेस, इन दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2014 के बाद से कांग्रेस के नेताओं की आस्था बीजेपी से ज्यादा होने लगी, इसलिए कई कांग्रेस के नेता साल दर साल कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल होने लगे। वहीं इनेलो के नेताओं का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। इनेलो के बड़े बड़े नेताओं ने भी अपनी पार्टी का चश्मा पहनना छोड़ दिया, बीजेपी के नजरिए से सियासत को परखना शुरू कर दिया। लेकिन 2018 में इनेलो की सियासत तब पूरी तरह से बिखर गई जब चौटाला परिवार में फूट पड़ गई। अजय चौटाला ने अपनी खुद की पार्टी जेजेपी बना ली। इससे इनेलो के बचे कुचे नेता भी पार्टी से अलग हो गए और यहाँ इनेलो की सियासत आखिरी सांसें गिनने लगी। अभय चौटाला के अलावा पार्टी में कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन 2024 आते आते अभय चौटाला की सियासत पर भी ऐलनाबाद के लोगों ने ब्रेक लगा दिया। अभय चौटाला ऐलनाबाद से अपनी सीट गंवा बैठे। लिहाजा इस पूरे दल बदल के खेलने और आत्मविश्वास की कमी ने हरियाणा की सियासत में विपक्ष के हाथ और ज्यादा कमजोर कर दिए। देखा जाए तो आज की तारीख में हरियाणा की सियासत की परिभाषा विपक्ष विहीन हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष के नेताओं ने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? क्या लंबे समय तक सत्ता के सुख की बारिश न होने से विपक्ष रूपी पेड़ मुरझाने लगता है? क्या जनसेवा की शपथ लेने वाले विधायकों और नेताओं की सियासत का आधार सिर्फ सत्ता का सुख ही रह गया है? क्या जनता के प्रति जनप्रतिनिधियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता? ये सवाल हर उस नेता से जरूर पूछा जाना चाहिए जो सत्ता न मिलने पर अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लेते हैं। ये सवाल होना चाहिए उन पार्टियों से जो अपनी पार्टी का स्लोगन तो जन विकास बताती हैं, लेकिन जब जनता उन्हें विपक्ष की बागडोर संभालने का फैसला सुनाती है तो उनका यही स्लोगन अर्थविहीन नजर आने लगता है। हरियाणा में विपक्ष की मौजूदा भूमिका पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि विपक्ष वाकई में अपनी आवाज को उठाने में नाकामयाब साबित हो रहा है? आपको हरियाणा में किस पार्टी से कितनी उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कभी कमबैक कर पाएगी? अपने अंदर जो तमाम युद्ध चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या उस युद्ध से वो कभी बाहर निकल पाएगी? उस युद्ध को कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी जो वो खुद ही से लड़ रही है, खुद ही के लोगों से लड़ रही है? और बात आईएनएलडी और जेजेपी की भी करें तो आपको क्या लगता है, क्या ये भी कभी कमबैक की स्थिति में आ पाएंगे? हालांकि राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ जरूर पहुंच रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को बनाने को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, लेकिन क्या 11 साल से कांग्रेस का जो संगठन नहीं है अब बन जाएगा? और अगर अब बन जाएगा तो क्या कांग्रेस एकजुटता से काम कर पाएगी, जो पिछले 1 दशक से तो होता दिखाई नहीं दिया है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इस बार कोई जादू की छड़ी चलाएंगे और कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ एकजुट हो जाएंगे और विपक्ष की भूमिका कम से कम अब जो बचा हुआ समय है 2029 के विधानसभा चुनाव तक का, उसमें कम से कम कुछ कमाल कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जुड़िएगा और जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।